नमस्कार, मैं हूं राम किंकर सिंह। दिल्ली तक की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मेरे सहयोगी राजा के साथ ये वीडियो आप तक पहुंचा रहा हूं। परिसीमन आयोग की ड्राफ्ट रिपोर्ट पर लगातार ऑब्जेक्शन और सजेशंस का सिलसिला जारी है। ये ऑब्जेक्शन और सजेशन दरअसल राज्य निर्वाचन आयोग के तमाम अधिकारी और कमेटी मिलकर उस बारे में देखेंगे, उसको असेस करेंगे, उसकी सुनवाई करेंगे। ऐसे में देखना ये होगा कि कौन से ऑब्जेक्शन और सजेशन शामिल करने के योग्य हैं, कौन नहीं। और बाकायदा जब एक फाइनल स्क्रूटनी हो जाएगी उसके बाद से 3 अक्टूबर के बाद, चूंकि जो लास्ट डेट है सजेशन ऑब्जेक्शन लगाने की, लोगों की आपत्तियां और सुझाव लगाने की, वो 3 अक्टूबर है। ऐसे में 3 अक्टूबर के बाद अगर ये फाइनल पब्लिकेशन ऑफ ड्राफ्ट हो जाता है, यानी फाइनल ड्राफ्ट का पब्लिकेशन राज्य निर्वाचन आयोग कर देता है, उसके बाद से यह निर्धारित किया जाएगा कि आखिर अब कौन कौन सी सीटें अनुसूचित जाति की होंगी और कौन सी महिला की सीटें होंगी। यानी कि जो सीट और तकरीबन 42 जो अनारक्षित सीटें हैं, अनुसूचित जाति की सीटें हैं, सबसे पहले तो उन सीटों को अलग किया जाएगा। यानी कुल सीटों में से 42 सीटें अलग कर दी जाएंगी, तो बाकी बची हुई सीटों में हम देखेंगे कि 42 जो है अनुसूचित हो गई और बाकी की सीटें बच गईं। अब उसमें यह देखा जाएगा कि 42 सीटों में अनुसूचित जाति की कितनी सीटें हैं। तो अनुसूचित जाति की सीटों में उन 42 सीटों में से दरअसल उन अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या है उसके घटते हुए क्रम में, यानी सबसे पहले वो सीट आएगी जिसमें सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति के लोग होंगे, उसके बाद एक घटते हुए क्रम में उसको आगे की तरफ बढ़ाया जाएगा। बाकी जो बची सीटें होंगी, चूंकि काफी मिसमैच नंबर हो जाएगा, तो जो बाकी बची सीटें होंगी उन बची सीटों में से यह देखा जाएगा कि कौन सी महिला सीट होगी, कौन सी सामान्य सीट होगी और कौन अनुसूचित जाति की महिला सीट होगी। तो कहने का मतलब यह है कि इन सब का कैटेगराइजेशन या बाइफर्केशन करने के बाद जो स्थिति बनेगी, तब यह साफ हो जाएगा कि अब जो है अनुसूचित जाति की सीटें तय हो जाएंगी और साथ ही साथ सामान्य सीटें तय हो जाएंगी, महिला की सीटें तय हो जाएंगी। और जैसे मैंने बताया कि दिल्ली म्युनिसिपल एक्ट में यह देखना होगा कि किस तरह से वो सीटों का निर्धारण करते हैं। क्या 1-3-5 की स्थिति में वह सीटों का निर्धारण करते हैं या फिर कोई दूसरा क्रम जो है वो चुनते हैं। तो कहने का मतलब यह है, जो परिसीमन आयोग के तमाम अधिकारी हैं यह एक आंकड़े के जरिए ये सारी चीजें कर देंगे और उसके बाद से सारी चीजें साफ हो जाएंगी। अब होगा ये कि इसका नोटिफिकेशन राज्य निर्वाचन आयोग करेगा और इसकी एक कॉपी जो है वो भेजेगा इलेक्शन कमीशन को। और यकीन मानिए कि चुनाव होगा और चुनाव होने के पहले तकरीबन 30 से 35 दिन का जो वक्त है वो चुनाव आयोग को जरूर चाहिए, जिसमें से तकरीबन 20 दिन कैंपेन के होते हैं और 7 दिन जो है नॉमिनेशन के होते हैं, 3 दिन विथड्रॉल और स्क्रूटनी का होता है। यानी कि कुल प्रक्रिया, अगर चुनावी प्रक्रिया को हम मिला लें तो तकरीबन 30 से 35 दिन का वक्त चाहिए। अब आप अंदाजा लगाइए कि 3 अक्टूबर तक सजेशन ऑब्जेक्शन यानी आपत्तियां और सुझाव शामिल किए जाएंगे, उसके बाद से असेसमेंट होगा। असेसमेंट के बाद 3 अक्टूबर का अगर मैं पूरा दिन भी ले लूं, यानी पूरा अक्टूबर भी मैं ले लूं, तो मुझे लगता है कि नवंबर के बाद यह स्थिति आ सकती है कि चुनाव की कभी भी घोषणा हो सकती है। यानी नवंबर से लेकर के अगले साल फरवरी के बीच में राजधानी दिल्ली में कभी भी चुनाव हो सकते हैं। और ये सरगर्मियां बढ़ रही हैं क्योंकि अब बयान भी आने शुरू हो गए हैं। आप याद कीजिए, जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की काफी दिनों बाद मुलाकात हुई दिल्ली के एलजी से, तब जैसे ही वो बाहर निकले उन्होंने साफ तौर पर कहा दिल्ली पूरी तरह से गंदी है। अब तो आम आदमी पार्टी बाकायदा कोशिश भी कर रही है और तैयारी भी कर रही है, कमर कस चुकी है और तमाम नेताओं ने एक कैंपेन लॉन्च किया है जो कि तीनों कूड़े के पहाड़ इकट्ठा हैं, खड़े हैं अलग अलग, चाहे वो भलसवा का हो, गाजीपुर का हो और साथ ही साथ ओखला लैंडफिल साइट हो। इन तीनों कूड़े के पहाड़ को लेकर के वह एमसीडी को घेरने की कोशिश करेंगे। और आपको बिल्कुल पता है कि दिल्ली में 15 सालों से ज्यादा का वक्त हो गया है एमसीडी शासन में है, लेकिन दिल्ली सरकार पिछले 8 साल से दिल्ली में है और शासन कर रही है। निगम में रस्साकसी लगातार जारी है। इसी साल 22 मई को निगम जो है एक हुआ था, यानी तीनों नगर निगमों को मिला करके एक कर दिया गया। इसके पीछे जो दलील दी गई वो ये कि
जो पैसा है वो आएगा, सैलरी का संकट लोगों में नहीं होगा और 2 लाख से ज्यादा के जो कर्मचारी हैं उनको बाकायदा और तय वक्त पर सैलरी मिलती रहेगी। हालांकि कई मौकों पर छोड़ दें तो अभी स्थिति जस की तस है। इन सब के बीच सवाल यही उठता है कि जब सभी कुछ केंद्र से हो गया है और केंद्र लगातार पैसे दे रहा है, तब कुछ दिन पहले ऐसा क्यों हुआ? तो दिल्ली के एलजी ने की चिट्ठी लिखी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पैसा रिलीज करने के लिए। डिफरेंस का शायद वो 300 कुछ करोड़ था, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, लेकिन 300 कुछ करोड़ था, तो वो पैसे देने के लिए। ऐसे में अब निगम किसके हाथ जाएगा ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा, लेकिन सबने तैयारियां शुरू कर दी हैं। जहां पर आम आदमी पार्टी ने न केवल बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है और भ्रष्टाचार के एक एक मामले उठा रही है, दूसरी तरफ दिल्ली बीजेपी आम आदमी पार्टी को कॉर्नर करने की कोशिश कर रही है ताकि शराब नीति, डीटीसी बस घोटाला और ऐसे तमाम ऐसी चीजों को सामने ला रही है जिसके जरिए एक बढ़त बनाई जा सके, दबाव बनाया जा सके और आम आदमी पार्टी को दिल्ली में घेरा जा सके। जब ये उस वक्त मैं बात कर रहा हूं तब आपको याद है कि साल के आखिर में गुजरात में चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी की कोशिश ये है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के माइंडसेट को 2 भागों में बांट दिया जाए, यानी वह कुछ अगर गुजरात के बारे में सोचें तो कुछ ही वक्त दे पाएं वो दिल्ली में। यह वजह है कि इसका बेनिफिट लगातार बीजेपी को मिलता रहेगा। तो फिलहाल चुनाव का इंतजार कीजिए और मुझे लगता है कि आप कमेंट के जरिए बता सकते हैं कि आपको किस मुद्दे पर वीडियो चाहिए। मैं कोशिश करूंगा उस मुद्दे पर बनाने की, और साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि दिल्ली तक पर यह पेशकश लगातार जारी रहेगी और एक एक करके आप चीजों को समझते रहेंगे। अगर आपको ये अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइए, तब मुझे पता चलता है। एक एक कमेंट को मैं खुद पढ़ता हूं, मुझे खुद पता चलता है कि आप कितना पसंद कर रहे हैं। और बहुत से लोगों का उसमें जो है ऑब्जेक्शन भी होता है, बिल्कुल कीजिए, ऑब्जेक्शन आप जरूर बताइए, क्योंकि ये नहीं बताएंगे आप तो हमें अपने काम को परिष्कृत करने की, उसे और ज्यादा अच्छा करने की मदद मिलती है, प्रेरणा मिलती है। तो मेरे सहयोगी राजा के साथ पूरी दिल्ली तक की टीम को दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक आप बने रहिए दिल्ली तक के साथ। धन्यवाद।